नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। कल केंद्र सरकार ने साल 2023 के लिए पद्मा अवार्ड्स की घोषणा की। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं और पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सिर्फ 6 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान मिला और उन 6 लोगों के जब नामों पर नजर डाली गई तो एक नाम ने सबको चौंका दिया। वो नाम था देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, जिनका पिछले साल ही निधन हुआ है। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। वैसे तो ये अवार्ड एक लंबी बहस मुहाबिसों के बाद कमेटियां तय करती हैं और केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि आमतौर पर इन अवार्ड्स में जो जिस पार्टी की अगुवाई में केंद्र की सरकार चल रही है उसी पार्टी के मनपसंद लोगों को या उसके वो जिन लोगों को देना चाहती है उन्हीं को दिया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई कि आखिर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार मुलायम सिंह यादव को, जिन्होंने लगभग अपने राजनीतिक करियर के लगभग पूरी राजनीति जो है वो बीजेपी के खिलाफ की है, वो मुलायम सिंह यादव जिन्हें बीजेपी का कैडर मुल्ला मुलायम कहता रहा है, वो बीजेपी जिसका काडर, जिसके कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब्बाजान कहता रहा है, उन्हें आखिर पद्म विभूषण क्यों मिला और अगर मिला तो इसके पीछे राज क्या है? तो ये राज इसके पीछे कई हैं, सवाल इसके पीछे कई हैं, लेकिन इसके बाद यादव परिवार और समाजवादी पार्टी में हलचल हुई क्योंकि एक मैसेज गया कि ये यादव वोट में सेंध लगाने की कोशिश है बीजेपी की 2024 के मद्देनजर। तो यादव परिवार ने पलटवार किया। यादव परिवार ने वो पद्म विभूषण को तो जाहिर तौर पर गलत नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ऊपर का अवार्ड यानी भारत रत्न मिलना चाहिए था नेताजी को, वो भी पहले ही मिल जाना चाहिए था। यादव परिवार की एक बहू डिंपल यादव सामने आई, लेकिन अपर्णा यादव ने, जाहिर तौर पर वो बीजेपी में हैं, तो कुछ और कहा। बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप जरा सुनिए कि यादव परिवार ने क्या क्या उस पर बोला। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, तो ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कद था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। देखिए, नेताजी ने किसानों की, गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया तो उसकी वजह से नेताजी के लिए क्या इतना पर्याप्त है? उनको भारत रत्न की भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए, सब कार्यकर्ताओं की, जनता की मांग है तो उसे तो पूर्ण करना चाहिए। भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आप देखिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वही मैं कह रही हूँ। नेताजी हमेशा यही बोलते थे कि जो मिल गया है उसको खुशी से एक्सेप्ट करो, तो जो मिल रहा है उसको हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। पारिवारिक भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन नेताजी को मिले पद्म विभूषण अवार्ड पर जो प्रतिक्रिया है यादव परिवार की, वो अपनी अपनी पार्टियों के मुताबिक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुलायम सिंह को केंद्र सरकार ने जो अवार्ड पद्म भूषण सम्मान दिया है उसका साल 2024 में बीजेपी कोई फायदा लेगी? क्या यादव वोट में सेंध लगेगी उत्तर प्रदेश में? या फिर जिस तरीके से यादव परिवार और समाजवादी पार्टी सामने आए हैं और उनका कहना है कि ये सही सम्मान नहीं है, उचित सम्मान नहीं है, इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, तो क्या अखिलेश ही इसे कोई मुद्दा बना देंगे? और तीसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि क्या बीजेपी का वो काडर, जैसा मैंने पहले कहा, जो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहता रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब्बाजान कहता रहा है, कहीं वो बीजेपी का अपना काडर ही तो अपनी पार्टी से नाराज नहीं हो जाएगा? भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारी सोच जो है वो बिल्कुल साफ है। तो ऐसे कई सवाल हैं इस पूरे मसले के इर्द गिर्द और उन पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है कबूल अहमद, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज तक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय उपाध्याय जी,
यूपी में दैनिक भास्कर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुमार अभिषेक जो कि हमारे एडिटर हैं लखनऊ में। साथ ही अमीश राय हैं, अमीश राय UPTak.in यानी हमारी जो वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ते हैं यूपी से जुड़ी हुई, उसके एडिटर हैं। तो सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे ही विजय जी शुरू करता हूं, और बिल्कुल बुनियादी सवाल वही कि केंद्र सरकार ने जो पद्म विभूषण सम्मान दिया है मुलायम सिंह यादव को, क्या बीजेपी 2024 में उसके बूते उत्तर प्रदेश में यादव परिवार में सेंध लगा देगी? आपकी आवाज चली गई वैसे। हाँ, लास्ट वर्ड नहीं सुन पाया आपका, आवाज चली गई। क्या पद्म विभूषण से बीजेपी पार्टी को फायदा होगा? मुलायम सिंह को मिले सम्मान से क्या 2024 में यादव वोट के अंदर बीजेपी सेंध लगाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ एक सौहार्द की राजनीति कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, ये वहां से शुरुआत इसको आप देख सकते हैं। हालांकि उसके पहले 17 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तो मंच में मुलायम सिंह जी भी थे, अखिलेश यादव जी भी थे। बीजेपी की तरफ से ये जो सौहार्द की राजनीति है समाजवादी पार्टी के साथ, इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ देश की सियासत भी जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी एक पर्टिकुलर वोटों का एक मुश्त उसको वोट मिलते हैं, तो भाजपा ऐसा चाहती है कि हमें उसमें से भी शेयर मिले। और क्योंकि सबसे बड़े ब्रांड जो हैं समाजवादी राजनीति के मुलायम सिंह, और ये अकेले उन नेताओं में से हैं जो एनडीए के साथ नहीं जुड़े, जबकि जॉर्ज फर्नांडीज, नीतीश कुमार कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं और भी नेता एनडीए के साथ गए थे। तो मुलायम सिंह की जो सियासत है उसमें मोदी का विरोध कहीं नहीं दिखा, भाजपा का विरोध जरूर दिखा। और जो पिछड़े वर्ग की जो लार्जर पर्सपेक्टिव की जो राजनीति होती है उसके भी बहुत बड़े हिमायती थे मुलायम सिंह, इसीलिए उन्होंने कल्याण सिंह को भी अपने साथ ले लिया। और 2002 के पहले, जब इनकी 3 के पहले इनकी सरकार नहीं बनी थी, तो मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम खुद ही 52-54% हैं, तो अगर हम एक हो जाए तो हमें और किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लंबे समय से, अच्छा ये आज से ही नहीं है, बल्कि जब लोहिया जी ने जनसंघ का साथ लिया था, उनकी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, तो भी नारा था पिछड़े पाए 100 में 60। संसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पाए 100 में 60। तो एक पिछड़े वर्ग की एक बड़ी समय से, और मोदी इस सियासत को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ अहम पदों पर तो जरूर सामान्य वर्ग के लोगों को मौका दिया है, लेकिन पिछड़ों की उपेक्षा करते हुए कहीं नहीं नजर आते, और ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम पिछड़ों की कीमत पर हम सामान्य वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मोदी की सियासत है, इसको उत्तर प्रदेश के कंटेस्ट में भी आप देख सकते हैं। और चूंकि यादव समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक दक्षिण भारत में भी है, जो अलग अलग टाइटल वहां लिखते हैं, उन पे भी इनकी निगाह है कि वो भी हमारे साथ जुड़े। इसीलिए किसी भी ऐसे आयोजन में जहां समुदाय की बात होती है, या फिर मुलायम सिंह के सम्मान की बात होती है, जब बीमार थे, जब वो उनका निधन हुआ, कहीं भी बीजेपी पीछे नहीं थी, एकदम बढ़ चढ़ के और ठीक उस तरीके से उन्होंने पूरी श्रद्धांजलि की या उनकी देखभाल की जैसे मुलायम सिंह उनके पार्टी के अभिभावक हों। तो एक पार्टी के अभिभावक के तौर पे, अघोषित अभिभावक के तौर पे मुलायम सिंह की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, और ये जो पद्म विभूषण उनको घोषित किया है, ये उसकी अगली कड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जरूर कहा है कि ये छोटा है, भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन दे तो दिया, और जो पूरी लिस्ट है उसमें पॉलिटिकल लोगों की संख्या बहुत सीमित है, इसलिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। कबूल भाई, हम ओपनिंग कमेंट्स लेंगे आपसे भी, उससे पहले हम लोग चूंकि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर दो जगह पर लाइव है, हमने यूट्यूब पर अपने दर्शकों के लिए एक पोल कर रखा है जिसमें हमने पूछा है कि नेताजी को पद्म विभूषण देने से क्या बीजेपी 2024 में सपा के यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। इसका जवाब सही और गलत के 2 ऑप्शन हमारे दर्शकों के लिए उन्हें देने हैं, और जब ये डिबेट हम क्लोज करेंगे तो नीरज जी इसका रिजल्ट बताएंगे। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे पैनलिस्ट से वो सवाल भी पूछें और इस पोल में हिस्सा भी लें। तो कबूल भाई, यही ओपनिंग कमेंट आपसे भी लिखते हैं कि
अब भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है पद्म सम्मान, उसमें नेताजी का नाम आया गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, और आज हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। और राजनीति में तो आप समझते हैं कि कोई चीज बिना किसी निहितार्थ के की नहीं जाती है। तो क्या है इसका राजनीतिक निहितार्थ, हमारे दर्शकों को समझने के लिए आप बताइए कि क्या इस कदम से या जिस तरह का जेस्चर बीजेपी लगातार मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से दिखाती चली आ रही है, क्या इससे जो यादव वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, ट्रंप कार्ड है वो वोट बैंक, क्या वो बीजेपी की तरफ ज्यादा घूमेगा, क्या वो अखिलेश यादव से टूटेगा? देखिए अमीश भाई, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे मुलायम सिंह यादव के को लेकर जिस तरह के सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, वो साफ संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो वोट और सोशल इंजीनियरिंग है उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में बढ़ाना चाहती है और उसे एक मजबूत करना चाहती है। और उसमें जो उत्तर प्रदेश की सियासत में गैर यादव ओबीसी से अपनी सियासत शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी खासतौर से 2017 से, अब मुझे लगता है उसको इंक्लूड करके यादव के साथ बढ़ना चाहती। इसी तरह से वो लगातार यादवों को साधने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, चाहे वो उनकी सबसे हाई भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी हो, जो उसमें सुधा यादव और भूपेंद्र यादव को रखने की बात हो, या फिर आरएसएस के कार्यक्रम में संतोष यादव का जाना हो, फिर अब मुलायम सिंह यादव के बीमारी से लेके निधन तक और अब उनके सम्मान तक भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश ये देना चाहती है कि मुलायम सिंह यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी। दरअसल इसको दूसरे एक और चीज नजर देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सियासत एक साथ शुरू हुई। दोनों की सियासत वो मतलब उद्भव सियासत, शीर्ष मतलब उत्तर प्रदेश के सत्ता की जो सियासत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको 67 ने देखा है, खासतौर 90 के दशक से। तो भारतीय जनता पार्टी और मुलायम समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की सियासत, दोनों एक दूसरे से धुरी की तरह बढ़ी है। अगर मुलायम सिंह यादव की सियासत बढ़ी है और तो उधर भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है या राम मंदिर आंदोलन के लिए हिंदुत्व की, वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ी है और ये दोनों एक साथ बढ़ रही है 90 के दशक से। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के गठन होता है और गठन के बाद उत्तर प्रदेश में जब बढ़ती है, जो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते हैं और जैसे राम से गोली चलाते हैं, तो उससे एक फायदा, राम भक्तों में जो गोली, जिसको कारसकों में गोली चलाई जाती है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने नाम उनका मुल्ला मुलायम सिंह रखा। और फिर वो तमाम नेताओं से ध्रुवीकरण के माहिर, फिर अब्बा जान तक आई सियासत उनकी। तो दोनों की आप सियासत देखें तो एक साथ बढ़ती है और दोनों जो है, और मुझे ये तो याद है कि पहली बार जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री भी बने थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ही हासिल था। तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अभी विजय जी कह रहे थे कि वो मिले नहीं, लेकिन वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बने थे। ये भी बड़ी बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता दल के समर्थन में बनी थी। और तो वो चीज भी ये हमें याद रखना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी के सहारे मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े और उन्होंने हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को फलने फूलने का मौका भी खूब दिया है। अगर मुझे याद है कि 2003 में जब 4 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त विजय जी को भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी जी हुआ करते थे और उन्होंने कैसे सरकार बनवाई ये भी सबको पता है। ये भी पता है कि कल्याण सिंह को एक दिन का हटा के और मुलायम सिंह यादव के चुनाव जिताने के लिए जो है जगदीश पाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वो मुलायम सिंह यादव का चुनाव फंसा होता है। तो बहुत ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे, वही जो है कांग्रेस की सरकार बनने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने के लिए 1998 में मुलायम सिंह यादव अहम भूमिका निभाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के। ये बात साफ है कि मुलायम सिंह यादव ने खुले तौर पे ये तो दिखाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने भाजपा को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। ऐसे में पद्म विभूषण दिया जाए तो मुझे भी लगता है ये कम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके लिए तो वाकई जो स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके परिवार ने भारत रत्न की मांग की है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश यादव रोक ले जाते तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 2017 में ना आ पाती, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा से लेके मुजफ्फरनगर दंगे तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से फलने फूलने का मौका समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया है। तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं, एक तरफ तो यादव सियासत है
और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव का जो एहसान है भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अदा करने की कोशिश की है, और वो पद्म विभूषण के जरिए, क्योंकि भारत रत्न दे के वो मुझे लगता है अपने राम भक्तों और जो भाजपा भक्त हैं उनको नाराज नहीं करना चाहती इतना ज्यादा, और पद्म विभूषण से उनको संतुष्ट करना चाहती है। और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व भाजपा का मजबूत है, उसमें अगर वो भारत रत्न भी दे देते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो सवाल है कि नाराजगी वो होती, क्योंकि अगर मोदी ने कोई सम्मान दिया है तो हो सकता है इसके पीछे कोई मकसद हो, और वो मकसद जो है मुझे लगता है उनके लोगों के बीच है और यादव के। लेकिन इसके साथ एक और चीज है। आप म्यूट पर हो गए हैं कबूल भाई, आप म्यूट पर हो गए। जी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो एक तो ये है कि एक तरफ जो उत्पीड़न की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में अगर दो लोगों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है, एक यादवों का एक मुसलमानों का, एक तरफ अगर वाकई मान लिया जाए कि हो रहा है ऐसा, तो यादवों का उत्पीड़न और फिर सम्मान तो कौन भारी पड़ेगा यादव समुदाय के लिए? अब ये यादव समुदाय सोचेगा कि उसका उत्पीड़न ज्यादा महत्व रखता है उसके लिए, या फिर उसको जो सम्मान मुलायम सिंह यादव को मिला है वो ज्यादा उसके है, और यही जो है उत्तर प्रदेश में तय करेगा। लेकिन ये बात सच है विजय जी का, मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तर प्रदेश से बाहर के यादवों को साधने की कवायद है, और खासतौर से 2023 में जो 3 राज्य के चुनाव है जहां यादव वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या तीसरा तेलंगाना हो। तेलंगाना में आप म्यूट हो गए हैं कबूल भाई। और इसीलिए क्योंकि यादवों के बड़े नेता के तौर पे मुलायम सिंह यादव का नाम जाना जाता है, तो अब मुलायम सिंह यादव के जरिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय स्तर पे यादवों के नेता के तौर पे उनकी अहमियत थी, वो भले ही उत्तर प्रदेश में सियासत करते रहे हों, लेकिन उनका जो आधार था और उनका जो प्रभाव था वो देश की और भी राज्यों में था। मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी उन यादवों को और भी मैसेज देना चाहती है। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन राज्यों में देखें तो यादवों का बड़ा तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मजबूती से खड़ा है, और उसी को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि उन राज्यों में इतने बड़े, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी जो बने हैं वो यादव भी बने थे, और उमा भारती के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बना था, और हालांकि उनका बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश से है, लेकिन बने तो यादव ही। तो भारतीय जनता पार्टी ने फलने फूलने का यादवों को भी मौका दिया है, और यादव का जो मिजाज है आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा कांग्रेस विरोधी शुरू से रहा है, और उनके लिए कभी चाहे वो जनता दल बनी हो या हमेशा कांग्रेस की विकल्प पार्टी ज्यादा बनी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके वैचारिक रूप से भी करीब दिखती है, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश की सियासत में उनको मजबूर कर देती है कि वो भाजपा के खिलाफ जाते हैं। मुझे लगता है उन्हीं को जोड़ने की कवायद है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा जो आपने पूरी यात्रा बताई मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के जो ये फ्रेंडली फाइट आपने हमारे दर्शकों के लिए खोल कर रखी। कुमार अभिषेक जी, हम आपके पास एक सवाल लेकर आते हैं जो कबूल भाई की बात से ही निकला हुआ सवाल है। ये बड़ा रोचक है ना कि अभी 2022 का चुनाव जब चल रहा था तो जिस अयोध्या में गोली कांड का जिक्र कबूल भाई कर रहे थे, 30 अक्टूबर 1990 का वो कांड था, और उसी दिन 30 अक्टूबर 2021 को बीजेपी के उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है जिसमें कहती है बीजेपी की अब्बा जान को भूले तो नहीं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। तो ये 1 साल के बीच में अब्बा जान और मुल्ला मुलायम की सियासत जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में चल रही थी, उसी सियासत के बाद जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो रहा है तो उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र की। तो इसमें जो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये 2024 के लिए यादव वोट बैंक को साधने की कवायद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो यादवों का है, और 2019 में हमने देखा कि महागठबंधन होने के बावजूद बीजेपी को करीब 22% यादव वोट मिले थे। तो क्या इस वोट शेयर को बीजेपी और बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का केंद्र सरकार इस तरह का फैसला ली है 2024 के चुनाव को देखकर? देखिए अमीश, इस फैसले को सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ये उनकी जो शख्सियत है, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ उसी की वजह से मिला है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी कुछ भी करती है तो उसमें सियासत होता है, बीजेपी कुछ भी करती है तो उसमें पॉलिटिक्स, उसमें राजनीति, उसमें चुनाव दिखाई देता है।
तो अगर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो ठीक है, बहुत बड़े सियासतदान थे समाजवादी पार्टी में। मुझे लगता है कि लोहिया और जयप्रकाश के बाद अगर किसी ने इतनी प्रसिद्धि कमाई है सोशलिस्ट पार्टी में पदों पर रहते हुए, तो मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव सोशलिस्ट आइकॉन बने हैं इस दौर में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी को का अगर आप इतिहास देखें तो बीजेपी जितने नायक जो हैं और अगर कहीं उपेक्षित हुए तो उन्हें अपने पाले में करने की बीजेपी की एक कोशिश है। खास करके जब से प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय फलक पर आए हैं तब से उन्होंने दूसरे दलों में अगर किसी की थोड़ी भी उपेक्षा हुई या उपेक्षित व्यक्तित्व है लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उसको बीजेपी अपना बनाने की कोशिश करती है। और आप चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप कांग्रेस से देख लें, जो आज बीजेपी के देख लें तो सबसे बड़े आइकॉन जैसे बन गए हैं। अगर आप उससे इतर देख लें तो हमारे जो प्रणब मुखर्जी थे, वो उनको किस तरीके से बीजेपी ने उनके प्रेसिडेंटशिप खत्म होने के बाद उनको संघ कार्यालय लाई और उनको भी भारत रत्न दिया। मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी में कभी कम नहीं हुआ उनका असर, लेकिन कुछ दिनों तक 2014 2015-16 के आसपास से लेकर के बहुत वक्त तक वो एक तरीके से पार्टी में उपेक्षित रहे, खिन्न रहे। और तब से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने उन पर उनके उस व्यक्तित्व को अपने लिए मुफीद बनाने की शुरुआत कर दी थी। जिस बात को विजय जी कह रहे थे कि और कबूल भाई ने भी कही, और वो ये बात कि इसका जो इम्पैक्ट है वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाहर का है। मुझे भी लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी इसका असर होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ राज्यों में चुनाव है और चूंकि मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व है वो पैन इंडिया है और निश्चित तौर पर पैन इंडिया इस व्यक्तित्व में बीजेपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार में यादवों को रखती है तो बाहर कम से कम वो उनके व्यक्तित्व का उनके असर का बीजेपी को फायदा मिल जाए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही वो फायदा जाएगा। हालांकि 2024 का आपने जिक्र किया, तो मुझे भी लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से 2024 के लिए वो कोशिशें कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का हरमोहन सिंह के जयंती में शिरकत करने का मामला हो, चाहे बीजेपी ने अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सुधा यादव को उसने अपनी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें उन्होंने जगह दी हो, यहाँ तक कि बीजेपी ने अभी जो राज्यसभा भेजे थे हरिनाथ यादव, उनको अपने यहाँ बीजेपी ने जगह दी। तो बीजेपी हर बार कोशिश ये कर रही है कि वो एंटी जो यादव का टैग न लगे, और जो एक यादवों के बीच में भी एक जो राष्ट्रवादी तबका है जो थोड़ा इतर सोचता है, जिसे लगता है कि अखिलेश यादव तो ठीक है लेकिन केंद्र के लिए मोदी जरूरी है, या फिर वो अगर अखिलेश यादव रेस में नहीं है तो वो उनको मोदी को वो वोट करते हैं। साथ साथ एक वो तबका जो एंटी कांग्रेस रहा है इतने कई दशकों से, जो समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं किया है, और जो पूरी जो कह सकते हैं कि लोगों की मनस्थिति को बदला था मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के खिलाफ, तो वो लोग उनका है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकते या फिर सपा गठबंधन को वोट नहीं दे सकते, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते। तो उत्तर प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के भीतर और खास करके इन टोटलिटी में पूरे प्रदेश भर के यादव समाज को एक मैसेज देने की एक बड़ी कोशिश हुई, और मुझे लगता है कि इसकी भनक समाजवादी पार्टी को लग भी नहीं पाई। उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके का इतना बड़ा नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह यादव को दे देंगे। और मैं इसके पीछे ये जरूर मानता हूं, जो हमारे दोनों वक्ताओं ने अभी कहा, विजय जी ने भी कहा और कबूल भाई ने भी कहा, वो ये कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री आपस की बनी है उसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है। बीजेपी अब आपने मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत फायदा पहुंचाया है क्योंकि आप देखें तो बीजेपी जो सोशलिस्ट लोग हैं या जो सोशलिस्ट विचारों वाले लोग हैं उनके बीच में भी अगर मोदी और मुलायम सिंह यादव की आपस की केमिस्ट्री बनी तो इसकी चर्चा जो सोशलिस्ट विचारों वाले लोग हैं उनके बीच भी हुई। तो बीजेपी की जो एक्सेप्टेंस थी
एकदम से एक्सट्रीम लेफ्ट में अभी भी बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन जो सोशलिस्ट का ग्रुप है उसमें बीजेपी को थोड़ी एक्सेप्टेंस मिली है। तो मुझे लगता है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव को ये जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे नवाजा गया है। और 2024 तो एकदम से कह सकते हैं कि इस अवार्ड के पीछे, इस सम्मान के पीछे साफ साफ दिखाई देता है। विजय जी, हमने ऐसे कई जब अखिलेश यादव पर हम चर्चा करते हैं तो अखिलेश यादव को इस बात की आलोचना झेलनी पड़ती है कि वो अपने कोर वोट बैंक पर टिके नहीं रहते हैं, दूसरी जगह भटकते रहते हैं। मसलन अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में भी चुप थे तो ये भी एक विचार था कि अखिलेश यादव को कोई क्लैरिटी नहीं है, वो अपने कोर वोट बैंक को कोर वोट बैंक पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर मुसलमानों की नाराजगी थी तब भी ये बात कही गई थी। तो अखिलेश यादव के मामले में तो कोर वोट बैंक पर टिके रहने की बात हो जाती है, लेकिन बीजेपी के मामले में ये बीजेपी की ताकत बन जाती है कि वो पसमानदा मुस्लिम का भी उसको वोट चाहिए, वो यादव को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का वो काडर जो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहता है, जो वो काडर बीजेपी के वो लोग जो ट्वीट करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते थे अब्बा जान इसलिए गोली चलवाई गई, वो बीजेपी का अपने काडर में नाराजगी नहीं होगी क्या इससे? देखिए, कुछ संशय तो जरूर पैदा होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश या देश की सियासत में सपा तो उत्तर प्रदेश तक सीमित रही, लेकिन बीजेपी को पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन से फायदा हुआ। और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का शक्तिपीठ है अयोध्या, उससे जुड़ी हर गतिविधि तभी परवान चढ़ी जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। उसके कारण ये था कि मुलायम सिंह बहुत डट के खड़े होते थे उस आंदोलन के खिलाफ, और कोई भी शिलादान हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो, जब भी उन्होंने कोई आह्वान किया तो ज्यादातर समय मुलायम सिंह जी का शासन था और उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि मुलायम सिंह की इमेज ऐसी बन गई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस लंबे कालखंड में कई बार विधानसभा में मुलायम सिंह जी के मुंह से ये सुनने को मिला हम लोगों को कि 89 की घटना का जिक्र करते हुए एक बार मुलायम सिंह जी ने लालजी टंडन, स्वर्गीय लालजी टंडन को कहा कि टंडन जी, मेरी आपसे बात होती थी लेकिन मैंने आपको अरेस्ट नहीं किया, तो आपको याद रखना चाहिए। तो टंडन जी मुस्कुरा रहे थे। तो ये एक रिश्ते वो निभाते थे। मुलायम सिंह की जो स्ट्रेंथ थी वो पार्टी लाइन से अलग हटके अपने रिश्ते बनाते थे। और मैं बताऊं, अमर सिंह इसमें उनकी जो भूमिका है मुलायम सिंह के एक लेफ्टिनेंट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और पैन इंडिया जिस इमेज की हम लोग जिक्र कर रहे हैं और मुलायम सिंह को स्थापित करने में जिक्र करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उनका जिक्र होता ही है। तो एक जो सियासी पूरा सफर रहा है। अच्छा, यूपी का जो चुनाव है वो बाइपोलर होता गया, हालांकि बसपा बाद में उसमें एक तीसरा कोण पैदा करती है, लेकिन शुरू में अगर आप देखें 89 के बाद जैसे ही कांग्रेस नीचे जाती है तो बीजेपी वर्सेस सपा ही लड़ाई शुरू होती है। और उसके जो चैंपियन थे वो मुलायम सिंह ही थे। तो जहां मुलायम सिंह और बीजेपी के बीच में ही ज्यादातर वोटों का बंटवारा होता है, 5-7 साल का छोड़ दीजिए, 7 का चुनाव वो एक अपवाद है। उसके पहले और उसके बाद में चीजें ऐसी रही। और आज के दिन में उत्तर प्रदेश की सियासत देखेंगे तो बिल्कुल दो ध्रुवीय है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी अलायंस है। जो बसपा का वोट था, आज बसपा 12.8% पे है। बसपा का करीब 8-9% वोट शिफ्ट हुआ, जिसमें से मेजर पोर्शन सपा में गया, कुछ बीजेपी में गया। कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया तो कुछ बीजेपी में गया होगा, कुछ सपा में गया होगा। इसीलिए सपा को वोट परसेंटेज उनके काफी बढ़ गए और इनके बहुत घट गए। और मुझे लगता है कि ये जो बाइपोलर सिचुएशन है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह की तरह यूपी में भी पूरी तरीके से ये आगे चल के 2024 तक पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें दो चीजें चल रही। एक, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लार्जर पर्सपेक्टिव पे काम कर रही है। ओबीसी का मतलब 52% पूरा, जिसमें पसमानदा मुसलमान इंक्लूडेड है, यादव 10% इंक्लूडेड है। तो ये बीजेपी की कोशिश है। उधर अखिलेश जी की जो चाल है वो बसपा के बचे खुचे वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कोशिश हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए। मुझे लगता है इनके मैनेजमेंट ने शुरुआत में जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान थे उसका जो एक पहलू उन्होंने देखा, बाद में उसका दूसरा पहलू देखा होगा।
तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो वामसेव से निकला है, वामपंथी दलित राजनीति से निकला है, जो बीजेपी के खिलाफ इसी तरीके की बातचीत ज्यादा पसंद करता है, वो ऐसे कंटेंट को। तो सपा एक अपनी अलग कोशिश कर रही है, बीजेपी एक अलग कोशिश कर रही है। दोनों की चीजें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी इसमें एक तरीके से फायदे में है। फायदे में इसलिए है कि 2019 में जिन सीटों पे बसपा लड़ रही थी, 40 सीटों पे, वहां ज्यादातर वोट जो है वो, ये बात मायावती ने कही कि ट्रांसफर नहीं हुआ, हम लोगों को भी ये बात लगी कि ट्रांसफर नहीं हुआ वोट, और वो वोट बीजेपी के पास चला गया। बीजेपी को उससे काफी फायदा हुआ है। और वैसे भी ये माना जाता है, बहुत से विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि जहां पे समाजवादी पार्टी का यादव कैंडिडेट नहीं होता है लोकसभा के चुनाव में, वहां यादव मतदाताओं का एक तबका, एक सर्टेन परसेंटेज या शायद कम या ज्यादा, वो बीजेपी को वोट कर देता है। उसको लगता है कि नहीं, लोकसभा में बीजेपी रहे और विधानसभा में अखिलेश यादव रहे। तो बीजेपी इन सारी पहलुओं को देखकर अपनी रणनीति बना रही है। आज बीजेपी अपने को मैं कहूंगा 57 की कांग्रेस साबित करने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए सब बराबर हैं और हर नागरिक हमारी पार्टी से जुड़े, हर नागरिक हमारे साथ रहे। माइनॉरिटी को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जो बचे खुचे जातीय जनाधार हैं उनको जोड़ने की पार्टी कोशिश कर रही है। तो इसका एक रिएक्शन भी है बीजेपी में, ऐसा नहीं है। उन लोगों को लगता है कि भाई संघर्ष के दिनों में हम साथ रहे और आज आप सबको ले रहे हैं। और ये बात एक तरीके से और हो रही कि बहुत से जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, वो एकदम नए नए बीजेपी में आए हैं। वो आए और चुनाव लड़ लिए, 1 साल पहले आए, 6 महीने पहले आए, और चुनाव में उनको जिताना भी पड़ा और जीते वो, और विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से होके आए हैं, और बहुत से ऐसे हैं कांग्रेस से जो निकल के आए, सपा से निकल के आए, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो बीजेपी में भी इस बात की बहस है कि जो हमारा मूल काडर है उसको कहीं उपेक्षा हो रही है। लेकिन वो खुश इसलिए है कि उसका जो बीजेपी से जुड़ने का मकसद था, वो मकसद था कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उसको हिंदू कह सकते हैं, या मैं उसको इस तरह से कहता हूं कि जो कटुता है वो ना हो, एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ लोगों को लोग देश को देखें। वो हिंदुत्व वाले पर्सपेक्टिव में ही उसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब जो मूल एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से, वो करीब करीब तो हल हो गए हैं, उसमें कोई मुद्दा ऐसा बचा नहीं। समान नागरिक संहिता में अब ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो सारी चीजें थी, जो बड़े मुद्दे उससे जुड़े हुए थे, वो उन पे काम हो चुका है। तो अब बीजेपी के पास जो एजेंडा है उसके आधार पे वोट लेने की गुंजाइश अब नहीं है। अब राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र में सबको जोड़ना, और वो 1952 की जस्ट आफ्टर फ्रीडम के बाद का जो माहौल है, वैसा माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है कि हम सबको साथ लेंगे और सबके साथ आगे बढ़ेंगे, देश को हमें मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत है, और तमाम चीजें हैं उसमें। पूरा फुल एक पैकेज है कि डिफेंस इंडस्ट्री को हम इंडियनाइजेशन कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन हब बना रहे हैं हम इंडिया को। इस तरह से देश का, मतलब जो नेहरू का कॉन्सेप्ट था, कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। अब उसका दूसरा दौर, मतलब करीब 75 साल बाद, उसी पैटर्न को मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें इन चीजों को वो शामिल कर रहे हैं। शामिल करने के पीछे वही है कि जैसे नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रख लिया, अंबेडकर को रख लिया मंत्रिमंडल में, या शामिल किया, यानी जो राष्ट्रवादी सरकार टाइप का, तो मोदी जी भी उसी धारा को कहीं ना कहीं पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी जो इमेज है, जो बीबीसी को लेके जिस तरह का कंट्रोवर्सी हुई है, हालांकि वो विदेशी माल है, लेकिन कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है कि ये सब चीजें, हमले होंगे हमारे ऊपर, ये आरोप लगेंगे आरोप, तो उसके लिए पहले से मेजर्स, चेक एंड बैलेंस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो लगेगा कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। मोदी जी अपनी इमेज को इमर्ज कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से वो जो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो उनका सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम की लाइन है, उसको पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का हिस्सा देखिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल जाएगा। अब चूंकि इससे समाजवादी पार्टी थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई है, तो उनके पास कहने को और कुछ है नहीं सिवाय इसके कि भारत रत्न देना चाहिए था। तो जब भारत रत्न देने की बात आएगी तो उसमें बहुत टफ कंपटीशन है, और इतने नेता उसके लिए वेटिंग में है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद से लेकर कांशीराम, और न जाने कितने बड़े बड़े हमारी विभूतियां हैं जिनके नाम पे चर्चा होती है,
कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो उसमें मुलायम सिंह जी भी एक मजबूत दावेदार हैं भारत रत्न के लिए। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में मुलायम सिंह जी का रोल एक सर्टेन पीरियड तक ही है, बाकी समाजवादी विचार के लिए जरूर उनका बड़ा है जी, और उसको कोई इनकार नहीं कर सकता जी। कबूल, जैसा कि हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि CSDS का डाटा कहता है कि 2019 में जब मिलकर लड़े थे मायावती और अखिलेश यादव, तो 23% यादव वोट जो है वो बीजेपी को मिला था, 60% इस गठबंधन को मिला था। शायद इसकी वजह यही थी, इसकी एक वजह यही निकाली गई कि 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं था और वहां यादव वोट मायावती को नहीं मिला। हालांकि मायावती की सीटें ज़्यादा थी, ये भी हम सब जानते हैं। तो क्या बीजेपी को लगता है, और 2022 में तो वाकई वो यादव वोट जो है वो 80% से ज़्यादा अखिलेश यादव के साथ चला गया, तो क्या बीजेपी को लगता है कि वही मिशन 80 जो चल रहा है, मिशन 80 सीटें जीतने का जो बीजेपी बार बार दोहरा रही है, तो उसमें ये यादव वोट में कटौती होगी 2022 और 2019 के हालातों पर नजर डालें तो ऐसी सूरत में यादव वोटर को किसी ना किसी तरीके से तोड़ना होगा। तो क्या बीजेपी की यही स्ट्रेटजी है और क्या ये उसमें कामयाब होगी? क्या बस एक सिंबोलिज्म की एक पॉलिटिक्स करने से, उनके एक बड़े नेता को इनाम दे देने से समाजवादी पार्टी का 30 साल का लॉयल वोटर टूट जाएगा क्या? देखिए नीरज जी, 2017 के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से कोशिश करती रही कि यादव वोट का कुछ भी हिस्सा हमें मिले। वो यादव ही नहीं बल्कि उन तमाम वोटों को जहां पे जिन बूथों पे हारती थी, और वो बूथ ऐसे थे या मुस्लिम बूथ थे या फिर वो जाटो बूथ थे या फिर यादव बूथ थे, जहां हारती रही उसको लेके स्ट्रेटजी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और उन पे कोशिश कवायद करती रही। लेकिन 2019 के चुनाव में उसको इस दिशा में एक अच्छी खासी सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पे यादवों का एक बड़ा हिस्सा वोट किया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के लिए जो है तमाम, चाहे MLC बनाना हो चाहे राज्यसभा भेजना हो, तमाम चीजें करती रही। ये बात ऐसा भी नहीं कि छुप के करती रही, खुलेआम करती रही। और 2022 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में ये लगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, तो इस तरह से यादव और मुस्लिमों ने जो वोट दिया भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को, तमाम जो इनकम्बेंसी का वोट था, सत्ता विरोधी जो वोट था, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट मिला। यही वजह है कि 83% जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 87% समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का मिला और 83% के आसपास जो है यादवों वोट मिला। ऐसे कुछ CSDS का आंकड़ा है लमसम में। तो ये वोट मिला और ये वोट जो है वो तमाम जगह मिले। और इन सीटों को आप असेंबली में, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो लोकसभा में तब्दील करते हैं, तो ऐसी 25 लोकसभा सीटें हैं जो मुस्लिम की थी या यादवों की थी, जहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी को हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी जब 80 सीटों का टारगेट ले रही है, तो उसको ये तो कोशिश करनी ही है कि हमें कुछ यादवों को वोट मिले, कुछ मुसलमानों का भी वोट मिले। इसीलिए वो मुसलमानों के बीच अब उसने मुसलमानों को लेके तमाम सियासी प्रयोग करके देख लिए थे, जो है वो सेक्ट स्कूल ऑफ थॉट भी हो, जो है बरेलवी, देवबंदी, सिया थॉट के हिसाब से साधने की कोशिश रही हो, उसमें कोशिश करके देख लिया, सियाओं पे भी मेहनत करके देख लिया। फिर वो स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बरेलवी थॉट के सूफिज्म वालों को लेके आपने देखा होगा बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं हुई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पसमानदा कॉन्सेप्ट लेके आई है, जिसपे वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं में जो गैर भाजपाई वोट था, उसको गैर यादव वोट था, उसको साधने में, गैर जाटो वोट था, उसको साधने में सफल रही। तो उसी तरह से उसने पसमानदा पॉलिटिक्स किया ताकि अशराफ के खिलाफ जो मुसलमानों में जो पिछड़ी जात के वोटर है, जिनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उनको हम किसी न किसी तरह से जोड़ें और खासतौर से उनको हम योजनाओं के जरिए, लाभार्थियों की योजनाओं के जरिए, और उनके बीच में तमाम संगठन को एक अपना एक्टिव किया। आप देखेंगे जी कि तेलंगाना के मोदी जी के बयान के बाद, जो हैदराबाद में उन्होंने राष्ट्रीय कार्य, उसके बाद जो है तमाम जो है पसमानदा संगठन बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि उस भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े हुए मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने ही बना डाला। और कुछ तो ऐसे हैं जो अशराफी मुसलमान हैं, उन्होंने भी बना डाला। तो अब ये इतनी है कि वो पसमानदा के नाम पे खुद ही बन गए।
मैं ऐसे कई नाम बता सकता हूँ जिन्होंने ऐसा बना लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मोदी जी ने कह दिया तो हो सकता है पसमानदा हम बन जाए ताकि हमें कुछ मिल जाए। हाँ, तो ऐसे इस तरह की कोशिश किया गया, ये हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी यादवों के बीच में तमाम कोशिशें कर रही है, और वो जो हमारे भाई ने कहा, चाहे वो मोहन यादव जी की बात रही है या तमाम जगह, हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। रुदौली की स्थिति 2017 में देखा मैंने, सबसे उदाहरण में जौनपुर की थी। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी गिरीश यादव को टिकट देती है, समाजवादी पार्टी वहां से असद खान को टिकट देती है, और वो वहां यादव उनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ का नजर आता है। इसके अलावा आप यही में मुलायम सिंह यादव के फ्रीज हो गया कबूल भाई शायद नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आप एक बार दोबारा कट करके दोबारा इन कर सकते हैं शायद। जी, कबूल जी का नेटवर्क लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। कुमार अभिषेक जी, हम आपके पास आते हैं इसी सवाल के साथ जो नीरज जी पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में CSDS के आंकड़े एक तरफ इशारा तो कर रहे हैं कि यादव वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई 2019 के चुनाव में, जबकि महागठबंधन था उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा एक साथ थे, तो इस बात की चर्चा बहुत जोरों से थी कि इनका जो अपना सॉलिड वोट बैंक है, अगर ये साथ आ गया तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, बीजेपी ने उस गठबंधन को धता बताते हुए समाज के हर तबके का वोट पाया और 50% अपना वोट शेयर कर लिया। अब इस तरह की कवायद से क्या आपको लगता है, जो मुलायम सिंह यादव जैसे जो बड़े नेता हैं, जो यादव समाज का प्रतिनिधित्व पूरे देश में करते हैं, क्या इस तरह की कवायद से आपको लगता है कि बीजेपी अपने इस पोजीशन को और स्ट्रांग कर ले जाएगी उत्तर प्रदेश में, खास करके जब हम 2024 के चुनाव की बात करते हैं तो ये 22% जो उन्हें यादवों का वोट मिला, क्या ये और आगे बढ़ सकता है अगर इस तरह की कवायद और इस तरह के संकेत बीजेपी दे रही है, इस तरह का जेस्चर दिखा रही है? हालांकि हमारे कुछ एक दर्शक कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा प्रताड़ना यादवों की हो रही है, तो यादव क्यों बीजेपी को वोट करेगा? देखिए, अगर इसको कुछ दूसरे तरीके से देखा जाए तो मेरा मानना है कि एक बड़ा तबका ऐसा यादव समाज में है जो कि बीजेपी का वोटर भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो अब देगा। एक तबका है जो बीजेपी को वोट करता रहा है, 100% के 100% यादव बिरादरी समाजवादी पार्टी को वोट करती है, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि इस बार चूंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना था 2022 में, इस वजह से बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन था। लेकिन जब प्रधानमंत्री के रेस में वो नहीं होंगे तो क्या वही कंसोलिडेशन होगा? मुझे तो नहीं लगता। और 2022 के चुनाव को अगर हम थोड़ा सा अलग रख दें और फिर बाकी के हम डेटा देखें तो वो दिखाई देता है कि चाहे अखिलेश यादव लड़ते हो या फिर न लड़े, चाहे वो गठबंधन में लड़े चाहे उसके बगैर लड़े, यादवों का एक सेक्शन बीजेपी को वोट करता रहा है। कुछ यादव ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी कहते हैं, मानते हैं अपने आप को, और वो वोट करते हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा तबका ये है उसमें जिसे लगता है कि यूपी में तो अखिलेश हैं लेकिन हम प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को पसंद करते हैं, ये भी एक तबका है। तो जब 2024 के चुनाव आएंगे तो इस तरीके का जो वोट बैंक है यादवों के बीच में, वो वोट करता है। और जब कमेंट की बात आ रही है, हमारे कई दर्शक इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल मतलब चूंकि ये बहुत सारे जो मुखर लोग हैं वो अपनी बातें रख देते हैं यहाँ करके, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी के वोटर बनते हैं। और बीजेपी को भी ये मालूम है कि चूंकि उनके पास उनका वोट बैंक है, वोट का आधार है, इसलिए उसे और बढ़ाने के लिए वो लगातार जुगत में लगी हुई है। और ये जो जुगत है हम उसको उसी नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो बीजेपी ने जो जिस तरीके के कार्ड खेले, जिसका हमने जिक्र किया, तो इस तरीके का कार्ड बीजेपी इस चुनाव में भी चलेगी, यानी कि वो कई यादवों को टिकट भी देगी, जो उनके बहुल इलाके हैं वहां से चुनाव भी लड़ाएगी। अब आप देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ के चुनाव हुए, तो आजमगढ़ के चुनाव में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े हैं और साथ साथ निरहुआ लड़े सामने में, तो क्या निरहुआ को वोट नहीं पड़ा? ठीक है, यादवों का
बड़ा तबका उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन एक तबका है जिसने वोट किया है। तो बीजेपी को लगता है कि छोटा ही तबका है, लेकिन अगर आप इस बिरादरी के साथ आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इमोशनली अगर आप इनसे कनेक्ट रखेंगे, जो इनकी कह सकते हैं कि इनके बिरादरी में अगर आप टिकट देंगे, इनको प्रतिनिधित्व देंगे, तो इनका वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर इनके वोट होते हैं। दूसरी बात यह है कि एक उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाके हैं। अगर आप देखें तो एक्सट्रीम पश्चिम का इलाका, खास करके अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, उस तरफ के आसपास के यादव वोटर्स को देखें तो वो बीजेपी को वोट करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें बुंदेलखंड के इलाकों में, वहां पर भी कई जगहों पर, कई इलाकों में जहां पे सपा का गढ़ कमजोर रहा है, जहां बीएसपी मजबूत रहती थी, वहां यादव बीजेपी को वोट कर दिया करते थे। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में, और जो खास करके यादव लैंड है जिसे हम कहते हैं, उस जगह पर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए इनरोड बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कासगंज का इलाका है, कानपुर का इलाका है, जहां बीजेपी इस वक्त अपने पांव पसारने में जुटी है। उस इलाके के कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, और कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 2024 में वो मोदी के नाम पर वोट करें। तो मुझे लगता है जिस तरीके के सम्मान दिए जा रहे हैं, या जो बीजेपी सॉफ्टनेस रखती है, या जिस तरीके से बीजेपी ने संगठन में जगह दी है, ये सब कुछ इस सोच करके कर रही है कि उसको इस बिरादरी का वोट मिलेगा, और 2024 में उसे इसका वोट मिल भी सकता है। जी कबूल भाई, आप कुछ कह रहे थे, आपका नेटवर्क चला गया था, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी, दरअसल मैं यही कह रहा था, जो कुमार अभिषेक भाई ने अभी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को यादव वोट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में जो यादव वोटर है, अगर उसकी साइकोलॉजी को पकड़ा जाए, उसके वोटिंग पैटर्न को पकड़ा जाए, तो आज से नहीं लगता है कबूल भाई आपका नेटवर्क फिर गड़बड़ हो गया है। विजय सर, हम आपके पास आते हैं सवाल के साथ। ये जो कुमार अभिषेक जी कह रहे थे, वो युद्ध की धारा के साथ कबूल भाई आपका नेटवर्क, आपका फ्रेम फिर से फ्रीज हो गया है। यादव लीडरशिप है, उस यादव लीडरशिप के साथ बना हुआ है। भाई आपका नेटवर्क गड़बड़ है, आपका फ्रेम फ्रीज हो जा रहा है। हम तब तक विजय सर से एक सवाल ले लेते हैं, आप जब नेटवर्क में आएंगे तो फिर आपसे आपकी टिप्पणी ले लेंगे। विजय सर, एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं 2022 के चुनाव से पहले ही कि यादव वोट बैंक उनका अपना है, गैर यादव ओबीसी उनके साथ जुड़े, दलित वोटर उनके साथ जुड़े। दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक पसमानदा सियासत करके ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे तोड़ लिया जाए। और अब मुलायम सिंह यादव जैसे जो यादव के सुप्रीम लीडरशिप हैं उनको सम्मानित कर रही है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की ये कवायद अखिलेश यादव का जो मूल वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, इन दोनों को 2024 में डेंट और ज्यादा पहुंचा सकता है? देखिए, अभी एक दर्शक ने पूछा था ना कि वो यादव का उत्पीड़न हो रहा है तो क्यों वोट करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है, आप किसी कम्युनिटी से पूछेंगे तो कहेगा कि हम खुश नहीं है, दूसरी कम्युनिटी के पास जाएंगे तो वो भी कहेगी हम खुश नहीं है। और अगर किसी से कोई कहे कि नहीं क्षत्रिय बहुत खुश हैं, तो जब क्षत्रियों के बीच आप बैठेंगे तो वो भी कहेंगे यार हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। दरअसल जो एक्टिव तबका है, जो समाज में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि ये बात सही है कि जो जिस तरीके के काम करने का पैटर्न बसपा और सपा सरकारों में रहा है कि पार्टी का कार्यकर्ता जाके इन्फ्लुएंस करके फेवर लेता था, वो स्थिति नहीं है। इसलिए, लेकिन मैं पिछले दिनों में मेरी एक रिक्शे वाले से बात हुई जो सीतापुर का रहने वाला है, तो उसने कहा भैया मैं गांव में बहुत सुखी हूं क्योंकि किसी का कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है, कोई हमें तंग नहीं कर रहा। तो ये दो बातें हैं, हमको इन दोनों बातों के बीच में देखना पड़ेगा कि चीजें कहाँ जा रही। ये जो इकोसिस्टम बीजेपी तैयार कर रही है, वो उसमें कहीं भी आप ये उंगली नहीं उठा सकते कि ये काम बीजेपी गलत कर रही है।
समाजवादी पार्टी चैलेंज करने वाली पार्टी है, क्योंकि 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का महागठबंधन हो, और उस महागठबंधन में 12 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस भी उनके साथ थी, आरएलडी, सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिलके उन 12 सीटों पे थे, और 2022 का चुनाव, ये सारे प्रयोग अपोजिशन के नाकाम हुए हैं। इसलिए अपोजिशन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक हताशा की भी स्थिति है। हालांकि वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगली बार सरकार बनेगी या नहीं, 2000 हमें 29 तक 27 तक इंतजार करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव के लिए। लोकसभा से क्या बदलाव हो सकता है? कांग्रेस क्या इतनी मजबूत दिखाई देगी आने वाले 6-7 महीने बाद कि वो केंद्र में यूपीए की एक नई सरकार या थर्ड फ्रंट की एक नई सरकार बनाने की स्थिति में आ पाए? जिन राज्यों में बीजेपी की सीटें 100% हैं, क्या वहां आधी से कम हो रही हैं? क्या नए इलाकों में बीजेपी के चुनाव जीतने की बिल्कुल संभावना नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो अभी 64+2 66 अब हो गई हैं, इन सीटों में कोई कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। फौरी तौर पे लोगों को लगता है कि शायद बीजेपी उन राज्यों में कमजोर होगी जहां पे वो 100% सीट लगातार 2 बार से जीत रही है, और बिहार को मानते हैं कि वहां से सीटें कम हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश को उनको लगता है कि शायद एक माहौल बनेगा, कांग्रेस सपा सब इकट्ठा हो जाएंगे, एक ऐसी परिस्थितियां आएंगी उस सीट। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट है। इस तरह से इतना अचानक और इतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि पार्टियों के बीच में जो मतभेद हैं उनको भुलाकर जब वो एक होते हैं तो बहुत से वोट उनके छिटक जाते हैं। अन्यथा गठबंधन करके आप कभी भी सरकार पलट सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि बीजेपी का इकोसिस्टम अपोजिशन से ज्यादा स्ट्रांग है, और नैरेटिव सेट करने का काम बीजेपी ने अपने हाथ में ले रखा है। कोई भी मुद्दा हो, अखिलेश के सामने बहुत सी चुनौती है। पहली चुनौती उनकी ये है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे, पार्टी में एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जो क्राउड पुलर हो, जो लोगों को बिना विवाद के एक मैसेज दे सके और वो लोगों को जोड़ सके बीजेपी को, ताकि कमजोर किया जा सके। फिर मुद्दे क्या हो, सिर्फ आप आलोचना करके चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपके पास और भी काम करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए समाजवादी पार्टी कदम बढ़ाते हुए नहीं नजर आती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, अगर उसमें कुछ तब्दीलियां हो जाएं तो वो बीजेपी की मजबूत के विकल्प के तौर पे उभर सकती है। अब वो तब्दीलियां करना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब वो तब्दीली करेगी और थोड़ा उसका कांग्रेसीकरण होगा तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अन्यथा जो वोट बैंक उनके पास है 10% यादव और 19% मुसलमान, इसमें कम या ज्यादा उनको मिलता रहेगा। इसके अलावा फ्लोटिंग वोट हैं, कुछ अन्य जो गठबंधन हो गए, कुछ अन्य जातियों के। और जब जातियों की जो धारा है ये अगर उलट गई कि नहीं हमें अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, एक शालीन व्यक्तित्व का, एक ऐसा जो जिसकी एक्सेस बहुत आसान हो, तो चीजें शायद इस तरह की जब कोई डिबेट होगी तो उससे भी अखिलेश को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ना इस तरह का नैरेटिव अपोजिशन सेट कर पाता है, और अपोजिशन की अपनी लड़ाइयां हैं। मायावती जी का अपना एजेंडा है, वो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर बसपा से कुछ मुसलमान जुड़ गए तो निश्चित तौर पे उसका सबसे ज्यादा खामियाजा अखिलेश पे पड़ेगा। अगर पसमानदा का कुछ परसेंट भाजपा के साथ जुड़ा, उज्ज्वला योजना से पहले भी मुस्लिम महिलाएं, तलाक की वजह से कुछ मुस्लिम महिलाएं जुड़ी, इस तरह के रिपोर्ट्स आई थी। तो अगर इस तरह के वोट कम होते हैं तो ये कमी तो समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती है। फिर अगर कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी मजबूत होती है और उत्तर प्रदेश में कोई गुंजाइश नहीं बनती है गठबंधन की, अगर वो वोट थोड़ा लेती है, मैं तो देख रहा हूं कई माइनॉरिटी के लीडर इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि माइनॉरिटी कांग्रेस साथ जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब शुरुआती बातचीत है, चुनाव तक ये बातें नहीं चलेंगी। तो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में विपक्ष की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, उनके सवाल बहुत बड़े हैं। उन सवालों को एड्रेस करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है, और बीजेपी हर स्टेप एक नया क्रिएट करके अपने आधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग अगर कहीं नाराज हो रहे हैं तो उनसे दुगने वो जोड़ने की कोशिश करती है। तो एक अपनी सधी हुई अप्रोच में बीजेपी काम कर रही है। तो जो विपक्ष है ये अगर चीजों को ठीक करेगा, और विपक्ष अपनी बुनियादी ढांचे को, मैं कहूं जैसे डेवलपमेंट के टर्म में कहूं कि बुनियादी ढांचा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर ठीक करें वो, तो मुझे लगता है कि 24 में वो मजबूत चैलेंज दे सकते हैं। जैसे
ये आसान है कि विधानसभा सीटों के हिसाब से गिन लीजिए कि इतनी विधानसभा सीटें इनकी आई हैं तो इतने लोकसभा सीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा 2017 में बीजेपी के साथ हुआ। बीजेपी ने जितनी विधानसभा सीटें जीती थी लोकसभा में, नहीं 14 में जितनी लोकसभा सीटें जीती थी वो विधानसभा में कन्वर्ट हो गई 2017 में। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। अब धीरे धीरे पिछले 4-5 साल में बहुत सी चीजें बदली हैं। आप देखिए कि जो लाभार्थी वाली बातें हैं, जो मुफ्त अनाज की बातें हैं, वो चीजें उतना ज्यादा चर्चा में नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने निगेटिविटी कम करने की कोशिश की, चाहे फिल्मों को लेके हो, चाहे बॉलीवुड को लेके हो, या मुस्लिम से बीजेपी की जो दूरी थी उसको खत्म करने की हो, तो ये चीजें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बीजेपी को ही बेनिफिट देते हुए नजर आ रही है। जी कबूल भाई, आप अपनी बात पूरी करना चाहेंगे? दरअसल हमको लगता है दोनों लोगों ने हमारी बातें कुछ कह दी हैं। जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी, आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी, आप काफी देर से इंतजार। देखिए दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे यादवों का जो मैं एक माइंडसेट बता रहा था उसमें है ऐसा कि उससे जा सकता है। लेकिन जिस बात का एक सबसे बड़ी चीज है जो मुझे दिक्कत लगती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में यादव अगर नहीं जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, वजूहत है, वो ये है कि उसका उत्पीड़न। अभी विजय जी हमारे कह रहे थे वो अलग अलग अगर बात किए तो तमाम जातियों को उत्पीड़न है, लेकिन जो उत्पीड़न अगर यादवों से बात कीजिए और एक ठाकुरों से बात कीजिए तो दोनों के उत्पीड़न की कहानियां अलग अलग। ये कहानी अगर यादव कोई ठाकुर कह देगा हमारे घर में बुलडोजर नहीं चला, ये मुझे कम मिलेगी संख्या, लेकिन यादवों से आप पूछेंगे तो उनके घर में ज्यादा मिलेगी। उनके ज्यादा जेल गए हैं लोग, उनके ऊपर ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उनके ऊपर अगर कोई चीज हो रही है तो उससे जो जिस तरह का सरकार का रवैया है आशंका वो ज्यादा है। मुझे लगता है ये चीजें ज्यादा दिखेंगी। मैं आज इस डिबेट से पहले कई यादवों से बात किया और खासतौर से मैंने ऐसे यादवों से बात किया जो बहुत न्यूट्रल है और वो समाजवादी पार्टी विरोधी तौर पर भी है। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने यही बात कही। एक तो ये है कि पद्म विभूषण को लेके जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए तो अभी वो बहुत समाज के बीच में आज भी नहीं पहुंचा, हो सकता है 2-4 दिन में पहुंचे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये सम्मान जो है वो इंडिविजुअल मुलायम सिंह को है, लेकिन उत्पीड़न जो है वो तमाम जाति के अलग अलग लोगों को है, इंडिविजुअल लोगों को है, और उनको इसलिए उत्पीड़न है कि या वो एक जाति विशेष से हैं या वो समाजवादी पार्टी के समर्थक के तौर पे उनको माना जाता है, इसलिए उनकी है। अगर इस बात का जिक्र है कि आप देखिए जब मायावती की सरकार थी, अगर सवर्ण नाराज था, जो है वो दलित एक्ट के जरिए, हरिजन एक्ट के जरिए नाराज था, तो मुझे लगता है उसी तरह की चीजें मुझे यादवों में भी दिखती है, मुसलमानों में भी दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कबूल भाई का इंटरनेट कनेक्शन एक बार फिर चला गया है आज, लेकिन खैर हमने इस बात पर चर्चा की कि क्या मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान जो केंद्र सरकार ने दिया है, क्या उसका फायदा 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को होगा। तो हमारी जो 1 घंटे के करीब की चर्चा है उसका लब्बो-लबाब ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ जो यादव समाज है, यादव समुदाय है, वहाँ पर भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये इतना आसान नहीं दिखता क्योंकि चुनौतियाँ भी कई हैं, यादव समाज की तरफ से प्रतिक्रियाएँ भी अलग अलग आ रही हैं। लेकिन ये बात भी एक आज हमें देखने को मिली कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का परिवार तो थोड़ा सा डिफेंसिव पे गया है, जिस तरीके से उन्होंने भारत रत्न की मांग की है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बीजेपी आने वाले दिनों में ये ज़रूर कहेगी कि हम विद्वेष की, हम किसी से दुश्मनी रखने की कोई राजनीति नहीं करते हैं। देखिए हमारी अगुवाई वाली सरकार में ही मुलायम सिंह यादव को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद जो होता है पद्म विभूषण, वो दिया गया। हमने अपने दर्शकों से भी ये पूछा था यूट्यूब पर कि नेताजी को पद्म विभूषण मिलने से क्या बीजेपी को 2024 में फायदा होगा यादव वोट का, तो उसमें से 42% लोग कह रहे हैं कि हाँ होगा, सही बात है ये, लेकिन 58% लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, ये गलत है, इसका कोई फायदा बीजेपी को 2024 में नहीं होगा। यानी करीब करीब आधे लोग हैं, लेकिन ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं फायदा होगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय जी, कबूल अहमद, कुमार अभिषेक, अमीश राय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार, कल मुलाकात होगी।